जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आप सभी को बिहार दरोगा के क्लासेस करा रहा हूं और आपको बता दूं कि जो भी बच्चे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं PYQ सीरीज़ करा रहा हूं। तो आपका बिहार दरोगा का ये PYQ सीरीज़ है जिसमें हम प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन बिहार दरोगा के आए हैं सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन थ्योरी वाइज भी क्लियर कर रहे हैं। तो आप इस क्लासेस को फॉलो कीजिए जिससे आपका जो प्रैक्टिस है वो आपका अप टू डेट हो सके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो अगर हम बात करें तो इंसुलिन हमारा मानव हार्मोन है, एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है। अगर हम बात करें कैल्शिटोनिन की तो ये भी मानव हार्मोन है। जो आपका साइटोकिनिन है ये मानव हार्मोन नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें साइटोकाइनिन की तो साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन आपका पादप हार्मोन है जिसकी खोज मिलर ने मछली के शुक्राणु में किया था। इसका नाम काइटेनियन रखा और बाद में स्क्रू नामक एक वैज्ञानिक ने इसका नाम साइटोकाइनिन रखा। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में जानें तो साइटोकाइनिन रसायन का निर्माण पौधों के जड़ों में फल के भीतर होता है। यह रसायन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और यह क्लोरोफिल को जल्दी नष्ट नहीं होने देता है। इस रसायन के प्रभाव से पेड़ की पत्तियां अधिक समय तक हरी भरी रहती हैं। तो किसके? आपका साइटोकाइनिन के। ठीक है, तो इतना चीज़ तो आपको समझ आ गया होगा साइटोकाइनिन होता क्या है और ये पेड़ों में इसका काम क्या होता है। आगे अगर हम देखें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर और समझें हम, तो पौधों से निकलने वाले हार्मोन्स निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है आपका ऑक्सीजन। यह रसायन मुख्य रूप से तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है और तना पत्ती से वृद्धि कराता है। यह बीज रहित फल का उत्पादन में सहायक होता है और ऑक्सीजन रासायनिक रूप से इंडोल एसिटिक अम्ल IAA है जिसका प्रयोग पौधों पर इच्छानुसार वृद्धि के लिए किया जाता है। तो हमने सबसे पहला क्या पढ़ा आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ये पौधों को क्या करता है? वृद्धि में आपका फायदेमंद होता है और ये बीज रहित फल के उत्पादन में भी सहायक होता है। आगे बढ़े। ऑक्सीजन के समान प्रमुख रासायनिक पदार्थ फेनाकोसी एसिटिक अम्ल जिसे हम 2,4-D इंडोलाइन ब्यूटिक अम्ल या फिर इंडोलाइन प्रोफोनिक अम्ल आदि रसायन का भी प्रयोग खपतवार नष्ट करने हेतु किया जाता है। दूसरा बात करें तो आपका हो गया जिबरेलिन्स। इसकी खोज सर्वप्रथम कवक में हुआ था। यह पौधे की लंबाई तथा मोटाई में वृद्धि करवाता है और बीजों के सुस्त अवस्था में को तोड़कर अंकुरण में मदद करता है, पतझड़ को रोकता है और सेब जैसे फसलों को ठंड और पाला से बचाता है। कौन सा? जिबरेलिन्स। अगर हम बात करें जिबरेलिन्स की तो इसके इस्तेमाल से बड़े आकार का फल तथा फूल का उत्पादन किया जाता है और बीज रहित फल के उत्पादन में भी ऑक्सीजन की तरह ये आपका ऑक्सीजन की तरह सहायक है। तीसरा है हमारा ABA एबिसिक एसिड। यह एक प्रकार का वृद्धि रोधक पदार्थ है, ग्रोथ इनहिबिटर है, जो पौधों में होने वाले वृद्धि को रोकता है और एबिसिक अम्ल वृद्धि का सदमन करने वाले हार्मोन्स का उदाहरण है। चौथा बात करें तो फ्लोरोरीजेंस। इसे फूल खिलाने वाले हार्मोन भी कहा जाता है। कैल्शिटोनिन की बात करें तो ये हार्मोन रक्त में उपस्थित कैल्शियम को हड्डी से जोड़ता है और जिससे हड्डी मजबूत बनती है और इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने की संभावना रहती है।
तो आपका ये जो हार्मोन होता है ये थायराइड ग्रंथि में आपका स्रावित होता है। आगे बात करते हैं एस्ट्रोजन। यह हार्मोन महिलाओं में पाई जाने वाली अतः स्त्रवी ग्रंथि में स्रावित होता है। इस हार्मोन का स्राव अंडाशय के ग्रेफियन फिलिकल कोशिका द्वारा होता है। यह हार्मोन महिलाओं के लैंगिक लक्षण पर नियंत्रण रखता है। गर्भधारण करने के 4 सप्ताह बाद भ्रूण की कोशिका गर्भाशय की कोशिकाओं के साथ जुड़कर जुरायु का निर्माण करती है और जुरायु जिसे हम प्लेसेंटा के द्वारा निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं। क्लियर। बाकी आपका प्रोस्टेराइन, रिलैक्सिन और प्रोस्टोग्लैंडिन ये सब भी दिया हुआ है। इसको आप अच्छे से एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा। अलग अलग तरह के हार्मोन्स आपके होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस में वृहत स्नान घर पाया गया है? तो स्नान घर आपका मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में जो मोहनजोदाड़ो है यहीं पर आपका स्नान घर पाया गया था। क्लियर। अब कुछ हम और चीज़ें भी देखते हैं। कांस्य की नृत्यकली की मूर्ति है, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, मातृ देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे के ढेर आदि भी मोहनजोदाड़ो से पाए गए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, कांच और मिट्टी की जो आपकी चूड़ियां हैं, प्रतीकात्मक समिधाएं आदि कालीबंगा से पाई गई हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य, कब्रिस्तान, R37, सावधान पेटिका आदि हड़प्पा से पाए गए हैं। तो हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है? शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य, कब्रिस्तान RK37 और सावधान पेटिका हड़प्पा से पाए गए हैं। चूड़िया, पत्रिका समिधाएं ये सब कालीबंगा से पाई गई हैं। लोथल से हमें क्या मिला है? मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, फारस की मुहरे, बंदरगाह, धान की भूसी आदि हमें लोथल से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो कनिष्क को हराने वाला जो चीनी जनरल था वो था पान चाओ। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल पान चाओ था। कनिष्क को चीन के शासक पान चाओ ने से युद्ध हुआ था, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई तथा बाद में कनिष्क विजय प्राप्त किया। कनिष्क कुषाण वंश का महानात्मक शासक था। 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक सर्वत चलाया। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग मार्च 1957 से लाया जाता है। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर, जिसे हम पुरुषपुर, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। तो कनिष्क की पहली राजधानी पेशावर, दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक शहर बसाया था। तो अभी आपका जो आपने न्यूज़ में अगर सुना हो तो जो हमारे होम मिनिस्टर जी हैं अमित शाह, इन्होंने इस नाम का यूज़ किया था कनिष्कपुर। तो अगर आपको याद हो तो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो वो कुश्ती से है। ठीक है, बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती खेल से है। अगर हम बात करें कुछ अन्य खिलाड़ी और उनके खेल के बारे में, तो यहाँ पर आपके चीज़ें दी गई हैं। प्रमुख खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल। तो सबसे पहले बात करते हैं PV सिंधु जी की, तो ये बैडमिंटन हो जाएगा। दीपिका कुमारी आपका तीरंदाजी हो जाएगा। हिमा दास, जिसे हम डिंग एक्सप्रेस भी कहते हैं, तो ये धावक। साइना नेहवाल बैडमिंटन।
दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, रवि कुमार दहिया कुश्ती, भावनी पटेल पैरा टेबल टेनिस, मनु भाकर आपकी निशानेबाजी में, और मीराबाई चानू जी ये आपकी भारोत्तोलन में। ठीक है, भारोत्तोलन में। राज्यसभा कितने दिन तक धन विधेयक को रोक सकते हैं? आज की जो एनसीईआरटी की सार संग्रह की क्लास मैंने कल कराई थी आपको, कल की, आज की नहीं सॉरी, कल जो मैंने क्लास कराया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि राज्यसभा का पावर कितना होता है और वह सिर्फ 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकता है। और किस अनुच्छेद, ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको कि धन विधेयक, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के अंदर क्या अंतर होता है। तो अनुच्छेद 110 प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। आपका धन विधेयक, आपको याद है कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत प्रथम बार, पहली बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा 14 दिनों तक ही धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। आगे अगर हम इसके बारे में और कुछ बात करें तो राज्यसभा धन विधेयक को ना तो अस्वीकृत कर सकती है और ना ही संशोधित कर सकती है, वह सिर्फ सिफारिश कर सकती है, जिसको मानने या ना मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। तो लोकसभा के पास पूरी पावर है कि वह उनके सिफारिश को मानता है या नहीं मानता। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन की अवधि बीत जाने पर यह स्वतः मान लिया जाता है कि धन विधेयक को जिस रूप में लोकसभा ने पास किया था उसी रूप में राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। तो ये कुछ आपके रूल थे धन विधेयक के रिगार्डिंग, ये आपको क्लियर हो गए हों। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो इसमें बताना है कि आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है। तो खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। कृषि का, तो कृषि का उदाहरण आपका खेत हो जाएगा। तो वर्ष 1935 में ब्रिटिश जो पारिस्थितिकीवाद ऑथर टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र शब्द को गढ़ा था। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। अगर हम बात करें पारिस्थितिक तंत्र की, तो ये एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र है जिसमें सजीव और निर्जीव घटक, ये इकोसिस्टम की बात कर रहा है आपका, अंतर्निहित होते हैं। बायोटिक और एबायोटिक संजीवों और निर्जीवों के बीच में संबंध बनाए रखने के लिए किए जाने वाली सभी क्रियाएं आपकी अंतर्निहित होती हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे और कुछ चीज़ें दी गई हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थों का चयन इनपुट और बहिर्गमन आउटपुट होता रहता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक के बीच अंत क्रियाएं होती हैं और यह प्रकृति में स्वाभाविक रूप से घटित होती हैं। इसके कामकाज के लिए किसी मानवीय गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में। और वही अगर हम कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो ये आपकी जैविक और अजैविक घटक वाले एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें प्रौद्योगिकी भी शामिल होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र की अगर हम बात करें तो पहला था हमारा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा था कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। तो प्राकृतिक में स्थलीय होता है, जलीय होता है। स्थलीय में वन, घास और मरुस्थल आदि हो गया। जलीय की बात करें तो यह आपका अलवर्ण जलीय, दूसरा सागरीय और तीसरा संक्रमणकालीन। कृत्रिम की बात करें तो चिड़ियाघर आपका हो गया, एक्वेरियम हो गया, खेत हो गया और पोल्ट्री फार्म आदि हो गया। ठीक है, जो अलवर्ण जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसमें तालाब, नदी, झील। सागरीय की बात करें तो महासागर और सागर, और संक्रमणकालीन की बात करें तो आपका एस्चुरी और लैगून। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सत्य विकास और स्थायी विकास के अवधारणा के प्रतिपादक ब्रेटलैंड 1987 थे।
पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की थी और यूजोन ओडम के अनुसार पारिस्थितिक प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है। क्लियर। चलिए कुछ और चीजें भी दी गई हैं। जीव संख्या का पिरामिड सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वन एवं घास स्थल के जीव भार का पिरामिड सीधा बनेगा, जबकि तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जो जीव भार पिरामिड होता है वो आपका उल्टा बनता है। संचित ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सदैव सीधा बनेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जो तूतीकोरिन बंदरगाह है यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम वीओ चिदंबरनार पोर्ट है। यहाँ से मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है और तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। अगर हम कुछ बंदरगाह और उसकी अवस्थिति की बात करें तो कांडला पोर्ट, जिसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है, यह आपकी कच्ची घाड़ी गुजरात में है। कोलकाता बंदरगाह, जिसका नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है, यह हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में है। कोचिन बंदरगाह की बात करें तो यह आपका केरल में वेम्बनाड क्याल मुहाने पर है। न्यू मुंगलेर बंदरगाह की बात करें तो मुंगलेर कर्नाटका में। मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यह मुंबई महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू या फिर नौहा सेवा बंदरगाह आपका पनेवल, नई मुंबई महाराष्ट्र में है। पारादीप बंदरगाह की बात करें तो उड़ीसा में है। मुगाओ बंदरगाह की बात करें तो जुआरी नदी के बाएं तट पर गोवा में है। चेन्नई बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है। एन्नौर बंदरगाह, जिसे हम के कामराज पोर्ट कहते हैं, वो तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो सबसे गहरा बंदरगाह है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। तो 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। कुछ अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव एच.वी. कामर्थ को चुना गया। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी और 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना की थी। तो आज़ाद हिंद फौज की जो पहली डिवीज़न की स्थापना भी किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी 1942 में। और जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत में अस्थायी सरकार की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। कहाँ से? सिंगापुर में। ठीक है, 1943 21 अक्टूबर को। और 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था 1943 में ही, आपका 2 जुलाई को। क्लियर है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक का कार्य क्या है? पहला, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना या फिर अभिक्रिया के दर को घटा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि जो उत्प्रेरक होता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त होने वाले उत्पादों की सांद्रता से समय के साथ होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसे अभिक्रिया की दर कहते हैं।
अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनमें सबसे पहला कारक होता है उत्प्रेरक, जिसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। वह पदार्थ जो स्वयं तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है उसे हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्लियर? वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के दर को घटाता है उसे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है उसे हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अभिकारक किस, अगर हम श्रद्धा की बात करें तो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ताप की बात करें तो ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, और अभिकारकों की पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो अभिकारकों के छोटे टुकड़े में बांटने पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने की अभिक्रिया की तरफ तीव्र हो जाती है। तो ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, और आपका क्षेत्रफल बढ़ने से भी अभिक्रिया की दर बढ़ती है। क्लियर? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, सारे अंग्रेज ही थे। क्लियर? अब इसके बारे में कुछ तत्व हैं जो हम पढ़ते हैं और इस चीज़ों को समझते हैं। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, और जो आयोग ये जांच करेगी कि भारत उत्तरदायित्व शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की दिशा में है। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में की गई थी, और इस कमीशन की नियुक्ति भारत राज्य सचिव ब्रेकनहेड द्वारा की गई थी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यह कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों में एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए भारतीयों द्वारा श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया था। यह कमीशन 3 फरवरी 1948 को भारत आया था। मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी और ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने भी इस कमीशन का विरोध नहीं किया। तो यहाँ देखिए, मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का विरोध नहीं किया था। तो ये लोग विरोध नहीं कर रहे थे, और बाकी विरोध कौन कर रहा था? आईएनसी इसका विरोध कर रही थी, क्योंकि इसमें सब कैसे थे? एक भी भारतीय नहीं था, सब इसमें श्वेत थे। क्लियर? आगे और भी चीज़ें दी गई हैं, इसको भी हम चीज़ों को समझते हैं। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू तथा पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस कमीशन का विरोध किया गया था। तो मुंबई में जवाहरलाल नेहरू और पंजाब में लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए लाठीचार्ज में चोटिल होने के कारण जो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हैं, इनका निधन हो गया था 17 नवंबर 1928 को। क्यों? क्योंकि ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और इसी दौरान लाठीचार्ज में इनके सिर पे चोट लग गई थी, जिस कारण इनका निधन हो गया। लाला लाजपत राय को चोटिल करने वाले अंग्रेज पुलिस अधिकारी साइड्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद द्वारा कर दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसमें भगत सिंह जी थे, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह जी जो थे वह लाला लाजपत राय को मतलब एज आइडल मानते थे, और उन्हें ये चीज़ से बहुत दुख हुआ था कि वो एक आंदोलन, शांति आंदोलन का भाग कर रहे थे, जिसके चलते उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन बिहार दरोगा के कंप्लीट किए, और आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो भी कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपको ये लगेगा कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, और मैं आपके लिए और मेहनत ऐसे ही करता रहूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद,
जय भारत।